अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी इंतखाबात करवाने के लिए एक बार फिर हुकूमत को 2 हफ्ते की मोहलत दे दी है, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती पर नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए आज लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कायद से तकरीबन 3 घंटे तवील मुलाकात की। इस अहम मुलाकात में नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज, हुसैन नवाज, इसाक डार और सुलेमान शहबाज मौजूद थे। जबकि इस मुलाकात के बारे में नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा पहले ही बता चुके थे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नए आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद करेंगे। इस मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मीडिया से सिर्फ पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक गुफ्तगू की और आर्मी चीफ की तैनाती या इंतखाबात से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। जबकि वफाकी वजीर इत्तेहाद मरियम औरंगजेब ने कहा कि इंतखाबात किसी की धमकी पर नहीं बल्कि अपने वक्त पर होंगे। वफाकी हुकूमत इंतखाबात से मुतालिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। जबकि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद बताया था कि पार्टी ने हुकूमत को फौरी इंतखाबात के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। अगर ऐसा ना हुआ तो PTI एहतजाज के लिए तैयार है। अगर ये नहीं होता तो फिर हम एहतजाज के लिए तैयार हैं। अगर हुकूमत ने इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फाइनल कॉल जो है उसका इंतज़ार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी। फवाद चौधरी हुकूमत को 2 हफ्ते की मोहलत देने की बात कर रहे हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक कल PTI कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान ने कुछ कोर कमेटी अरकान पर बरहमी का इजहार करके उन्हें पार्टी पॉलिसीज़ पर अमल करने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कोर कमेटी अरकान से कहा कि वो जल्द एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें तमाम तंजीमें फाल चाहिए। उन्होंने अरकान को हिदायत की है कि वो पार्टी पॉलिसीज़ के मुताबिक ट्वीट्स करें और इसकी निगरानी के लिए उन्होंने श्री मज़ारी को निगरां बना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर फौरी इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ा रही है, जिसके जवाब में PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आज कहा है कि इमरान खान कॉल दें। हकीम राना सनाउल्लाह इंतजार में बैठे हैं। कहता है मैं कॉल दूंगा। मैंने कहा कॉल तुम दोगे? हकीम सनाउल्लाह फिर इंतजार में बैठा हुआ है, डंडा तेल में रखा हुआ है, तुम आके दिखाओ जरा वहां पर। कहता है मैं हुकूमत को मजीद टाइम नहीं दे सकता, तुम्हें तो हमने हटाया है, तुम्हारा टाइम तो हमने ले लिया है, तुम हमें क्या टाइम दोगे या नहीं दोगे? इस फितने का सर हम कुचल चुके हैं, अब आपकी हुकूमत दोबारा नहीं आएगी। सियासी महाजराई के अलावा हुकूमत ने पिछले महीने नैब कवानीन में जो तरमीम की थी उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। नैब तरमीम के नतीजे में नैब अदालतों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी समेत 50 बड़े करप्शन केसेस नैब को वापस भिजवा दिए हैं, जिसके बाद इस तासुर को तकवीत मिल रही है कि वफाकी हुकूमत का नैब कवानीन में तरमीम का मकसद हुकूमती रहनुमाओं को रिलीफ दिलवाना था। फवाद चौधरी ने आज इस मामले पर ट्वीट में कहा कि हुकूमत ने साजिश का बड़ा मकसद हासिल कर लिया है। अरबों रुपए की नैब मुकदमात खत्म हो गए हैं, अवाम का पैसा डाकुओं के गैंग में तकसीम हो गया। जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान पिछले कुछ अरसे से नैब तरमीम पर हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान ने 25 जून को कहा था कि अगर हुकूमत तरमीम करने में कामयाब हो गई तो मुल्क तबाह हो जाएगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को जवाब देना होता है कि बैंक में इतने पैसे कहां से आए, मगर अब नैब को बताना होगा कि ये पैसा कहां से आया। अमेंडमेंट्स की हैं नैब के कानून। आज हम सुप्रीम कोर्ट में वो गए हैं और चैलेंज करने के लिए। मुझे पूरा इत्मीनान है अपनी अदलिया के ऊपर कि वो ये जुल्म नहीं होने देंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये जो करने जा रहे हैं ये मुल्क की तबाही है। उन्होंने छूट दे दी है सारे बड़े डाकुओं को। सारी दुनिया के अंदर कानून क्या है? आपको पब्लिक ऑफिस होल्डर को इमरान खान को बताना पड़ेगा कि आपके बैंक में इतने पैसे किधर से आ गए। इन्होंने कहा है कि अब इनको बताना पड़ेगा, या नैब को या जो भी अदारा हो उसको बताना पड़ेगा कि उनके पास पैसा किधर से आया। ये हो सकता है कि कई लोग कहें जी अब तो नया कानून आ गया, हमें वो पैसे वापस करें। ये NRO 2 इन्होंने अपने आप को दिया है। वो जो लोग लूट रहे थे मुल्क को, 1100 अरब रुपया उनका माफ कर दिया है इस नैब अमेंडमेंट ने। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने। खुर्रम साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खुर्रम साहब, कल आपने ये बात कही थी कि आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट का फैसला है वो आखिर में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने करना है, लेकिन वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुशावरत करेंगे। और आज एक तवील मीटिंग भी हुई है लंदन में शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की।
तो क्या कोई हतमी फैसले पे पहुंच गए हैं? मुशावरत में क्या तय पाया है कि कैसे आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से आगे बढ़ेंगे? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने नाजरीन को बता दिया कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती या एक्सटेंशन वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है, लेकिन वो इस इख्तियार को इस्तेमाल करने के लिए किसी से भी मुशावरत कर सकते हैं। और तारीख का एक आप जबर भी कह सकते हैं कि पिछले जो 7 आर्मी चीफ अपॉइंट हुए हैं, उनमें से 5 की तैनाती पर मोहम्मद नवाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म दस्तखत मौजूद हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान में अगर कोई भी ऐसा शख्स है जिसको इस पूरे प्रोसेस का और अमल का तजुर्बा है, रिगार्डलेस कि आज कौन वज़ीर आज़म है, तो वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं। एक चीफ जो है वो शहीद साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं, और एक चीफ की अपॉइंटमेंट शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने की थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। एक की अपॉइंटमेंट जो है वो परवेज मुशर्रफ ने की थी, वो खबरों के मुताबिक बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। तो अगर किसी के पास कोई तजुर्बा है तो वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ हैं, और मुशावरत के ऊपर कोई आईनी और कानूनी कदम नहीं है। तो लिहाजा आज एक मीटिंग हुई है, उसमें अभी तक हम पार्टी को तो कोई नॉलेज नहीं है कि क्या डिस्कशन हुई, कल तक मालूम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये एक मामला चूंकि इस दफ़ा इमरान खान साहब ने इसको खोल कर उसके अंदर तासुब की इतना जहर भर दिया इस सारे मामले में कि इस दफ़ा ज़्यादा एहतियात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करनी पड़ेगी, और मुझे यही तवक्को है कि वो पूरी सोच बचार के बाद ये फैसला करेंगे। अच्छा खुर्रम साहब, आप कह रहे हैं कि मुशावरत हो सकती है, सबसे भी हो सकती है, क्योंकि माजी में उन्होंने आर्मी चीफ अपॉइंट किए हैं, सबसे ज्यादा मर्तबा अपॉइंट किए हैं। 5 दफा शहजाद साहब, मैं वही कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं 5 मर्तबा आर्मी चीफ उन्होंने अपॉइंट किए, लेकिन यही तो तनकीद इमरान खान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अहल नहीं है आर्मी चीफ अपॉइंट करने के लिए, इसलिए मौखर कर दिया जाए ये मामला, जब इलेक्शन होंगे, नई हुकूमत आएगी तो वो फैसला करें। और आप तो बेसिकली उनकी बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि नवाज शरीफ फैसला शहबाज शरीफ करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ की मर्जी से होगा जो कुछ होगा। जी नहीं, मैं इमरानी फसाद की किसी बात को एंडोर्स नहीं करूंगा और ना ही उसका जवाब दूंगा। इस सारे मामले में वो बिल्कुल बेमानी है। वो पार्लियामान से अपने आप को निकाल चुके हैं। वो सिर्फ इस वक्त ऐसे वक्त जब उन्हें जाकर खैरपुर, नाथन शाह में और मीरपुर में सैलाब ज़दगान के सरों पर हाथ रखना चाहिए था, उनको दवाइयां देनी चाहिए थी। वो जलसे कर रहे हैं। वो इस वक्त ये पूरा आर्मी चीफ की जो तैनाती का मामला जो बयानियां बना रहे हैं वो ये है कि नवाज शरीफ एक कन्विक्टेड शख्स हैं, अब मफरूर भी अदालतों से, तो वो कैसे फैसला कर सकते हैं कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा? जी देखिए, कोई भी वजीर आजम हो आज अगर होते और उन्होंने किसी भी साबिक वजीर आजम से राय लेनी होती, तो फिर एक ही नाम आएगा, उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। और ये जो कहना कि जी ये कन्विक्टेड है, शहजाद साहब, मैं खुलकर कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के ऊपर जितने भी केस हैं वो जाली और नाइंसाफी पर मबनी थे, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये सब कुछ रिवर्स होगा और मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की बाकायदा क़यादत करेंगे। बहुत बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं उनके साथ भी, इस कौम के साथ भी। तो हमें बहरहाल जो लेकिन ये वक्त कब आएगा खुर्रम दस्तगी साहब? क्योंकि पहले 2 साल तो आप ये कहते रहे कि इमरान खान की हुकूमत है, जब तक उनकी हुकूमत है तो इनकी जान को खतरा रहेगा। अब तो पिछले 6 महीने से इमरान खान की हुकूमत नहीं, आपकी हुकूमत है, फिर भी नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। तो वो वक्त कब आएगा जब आप कह रहे हैं कि रिवर्स हो जाएंगे मामलात, और जब रिवर्स होंगे तो उसके बाद ही क्या वो पाकिस्तान आएंगे? जी पहले तो 6 नहीं 5 महीने हुए हैं। आपके नाजरीन को दुरुस्त डेट्स देनी चाहिए। और जो कानूनी मामला इस वक्त मौजूद हैं, उन हालात में हमें आगे बढ़ना है और अपना रास्ता बनाना है। लेकिन वो जो नाइंसाफी हुई है उसे बहरहाल मरियम नवाज के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। बहरहाल एक वक्त आएगा कि ये दुरुस्त होंगे। अभी जिस पर हम सवाल करें वो यही है, आखिरी जो उस पे वर्डिक्ट यही है कि ये मोहम्मद शहबाज शरीफ का फैसला है, वो जिससे चाहें वो मुशावरत कर सकते हैं। तो ये बताइएगा कि खुर्रम साहब, लेकिन जो इमरान खान साहब ने एक बात सामने रखी है कि अगले इलेक्शंस तक जो है स्टेटस को बरकरार रहे और उसके बाद जो पार्टी मुंतखब हो वो फिर फैसला करे कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। क्या ये भी ऑन कार्ड्स है? मतलब जो मुमकिनात है कि कोई नया शख्स भी हो सकता है, या जो प्रपोजल इमरान खान का है इस पर भी गौर किया जा सकता है। तो ये भी आपकी पार्टी में और आज मीटिंग में इस पर भी डिस्कशन हुई है, या ये मुस्तरद कर दिया है बिल्कुल प्रपोजल आप लोगों ने? जी, इमरानी फसाद
अपने जत्थों की बुनियाद पर पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत को तनाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और हम प्रेशराइज नहीं होंगे। वो अपने मुतालबे करते रहें। मेरी उनसे भी इस्तदा है कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वो अपनी अपनी बातें करें। और ये जो जत्थों का हमें धमकियां देते हैं कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूं, मैं ये बंद कर दूंगा, अजराह करम ये बंद करके ये वक्त सैलाब जदगान की मदद का है। लेकिन खुर्रम साहब, दोनों चीजें आइन और कानून के मुताबिक हैं। अब तो दोनों चीजें आइन और कानून के मुताबिक है। अगर रीअपॉइंटमेंट होती है, स्टेटस को रहता है, वो भी आइन और कानून के मुताबिक है। कोई नई चीफ आती है, वो भी आइन और कानून के मुताबिक है। तो दोनों चीजों पे बात हुई है कि देखिए ये कहना है कि जी इसको बौखर कर दें, इसको ऐसे कर दें। इमरान खान इस पोजीशन में नहीं है। मैं दोबारा दोहरा दूं, वो अवामी नुमाइंदगी को रद्द करके पार्लियामान से निकल चुके हैं। हाँ। लिहाजा उनकी आवाज, चले आप इमरान खान को उनकी स्टेटमेंट को आप सिग्निफिकेंट नहीं समझते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वैसे तो दोनों ऑप्शंस है ना आपकी हुकूमत के पास, तो क्या दोनों ऑप्शंस, हर ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है? जी, ऑप्शन एक ही है। फौरी तौर पर सैलाब जदगान की मदद की जाए, पाकिस्तान की मुईशत को संभाला दिया जाए। तो लिहाजा पार्लियामान नहीं, वो तो बिल्कुल अहम मामला है। मैं तो अपॉइंटमेंट के हवाले से पार्लियामान 12 अगस्त 2023 को अपनी मुद्दत इंशाल्लाह पूरी करेगी और अक्टूबर 2023 में इंतखाबात होंगे। उस दौरान जहां जहां भी आइन और कानून वजीर आजम को सवाबदीदी इख्तियारात देता है, वो उसका इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन लीडर इस वक्त मौजूद हैं कौमी असेंबली में, उनके साथ मिलकर, और हम आइन की अमलदारी में आगे चलेंगे, जो कि असल मकसद है। सैलाब हो गया, आप कह रहे हैं कि मईशत हो गई, ये बड़े अहम इशूज हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं नवंबर की ताले से हर आइनी ऑप्शन खुला हुआ है इस वक्त आपके सामने, तमाम ऑप्शंस हैं। जी, तो सारे ऑप्शंस जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने हैं, और वो एक वसीतर मुशावरत अगर करना चाहेंगे तो वो करेंगे और बिल आखिर अपना फैसला वो देंगे। और ये आज ही मीटिंग में हुआ है, इससे पहले आप लोगों से, पार्टी के मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं से इस पर कोई बात नहीं की है शहबाज शरीफ साहब ने? जी नहीं, मैं इसको भी कंफर्म नहीं कर सकता कि आज की मीटिंग में ये गुफ्तगू हुई। अभी तक उसके जो तफसीलात हैं वो हमारे सामने नहीं आई, जब जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। एक और बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने ये कहा कि मुतनाज़ा बना दिया इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती का मामला, लेकिन आपका तो एक इंटरव्यू में ये बयान है जिसमें आपने ये कहा था कि हमने हुकूमत इसलिए गिराई इमरान खान की क्योंकि हमें खदशा था कि एक ऐसी तैनाती होगी नवंबर में जिसकी वजह से मसाइल पैदा होंगे, इसलिए हमने ये फैसला किया। तो आप कह रहे हैं इमरान खान मुतनाज़ा बनाते हैं चीफ की अपॉइंटमेंट को। वो जलसों में आपकी तकरीर, आपका शॉट बार बार सुनवा के कह रहे हैं कि देखें आपने हमारी हुकूमत इसलिए बनाई, तो आप मुतनाज़ा बनाते हैं चीफ की अपॉइंटमेंट को। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में जो 40 साल का हमारे मुल्क पर फौजी आमरीत रही है, उसको मैं कहाँ फेंकूं? वो हमारी तारीख का हिस्सा नहीं है, वो हमारी तारीख का स्याह तरीन हिस्सा है, और हमें उसको सामने रखकर चलना है। कि ये कहना कि जी सिर्फ एक इमरान खान को हम जो है एक आईनी तरीके से पार्लियामान के जरिए जब उनकी हुकूमत को खत्म किया गया, उसकी वजह से क्या पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो गई है? नहीं हो गई। वो मामला अपनी जगह पर मालूम, और ये जो सारा एक्शन किया गया शहजाद साहब, वो उसकी दो बुनियाद, एक तो बुनियाद थी कि जनाब हमें पाकिस्तान में दोबारा से जो जमहूरी अमल है उसको दुरुस्त तरीके से, उसके अंदर जो इंतहाई ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेस थी उसको रोकना है। दूसरा इशू ये था कि पाकिस्तान में फाशिज्म को रोकना है। इमरान खान की 4 साल की हुकूमत एक फाशिस्ट हुकूमत थी, हमें उसको रोकना था। हमने आईनी लेकिन उसको जो बुनियाद आपने बनाई थी वो यही थी कि एक ऐसे चीफ की अपॉइंटमेंट होगी जिसकी वजह से ये सारा कुछ होगा और वो फाशिस्ट बनेंगे, हमें अरेस्ट कर लेंगे, तमाम लोगों को जेल में डालेंगे। तो आप वो कहते हैं कि आपने मुतनाज़ा बनाया, हम तो कोई ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं करने जा रहे थे, हमने तो अभी सोचा भी नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को पब्लिक डोमेन में लाके मुतनाज़ा बना रहे हैं। देखिए, हमें तो पाकिस्तान के अवाम से एक वादा किया हुआ आइन में, इब्तदाइया में, आप भी दिखाइए नाजरीन को कि अल्लाह ताला के बाद इस मुल्क पर हाकमियत अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की होगी। जब भी इसको तोड़ा गया है, जो 4 साल फसाद इमरानी के दौर में जब एक हाइब्रिड सिस्टम इस मुल्क पर मौजूद था, उसकी खराबियां, चाहे वो जमहूरियत की थी, चाहे वो वफाकियत की थी, चाहे वो पाकिस्तान में मुईशत की थी, वो सबके सामने वाजे हैं। तो हमें जब तक जो अवाम का हक़ हाकमियत है उसको हम बहाल नहीं कर लेते, और उसका एक ही तरीका है कि 2023 के इंतखाबात सही मानों में साफ, शफाफ और गैर आईनी मुदाखलत से पाक हों। दूसरा अहम मामला जो है
वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दे दी है कि आप इलेक्शन करवाएं, वरना 2 हफ्ते बाद हम तारीख दे देंगे और फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो क्या हुकूमत इस पर गौर कर रही है कि दोबारा अगर मार्च करेंगे, वैसे इतनी अनसर्टेनिटी है तो क्या होगा, कैसे हुकूमत ये प्रेशर को डील करेगी? जी, हम हर जत्थाबंदी और धमकी को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक पार्लियामान और हुकूमत मौजूद है जो इंशाल्लाह अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन अब मुझे ये बताइएगा खुर्रम दस्तगीर साहब कि जो भी इस वक्त इमरान खान बयानिया बना रहे हैं वो मकबूल हो रहा है, आप लोग बैकफुट पे जा रहे हैं। इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि मेरी हुकूमत को हटाने का मकसद ये है कि आप लोग चाहते हैं अपने केसेस खत्म करेंगे आकर, और फिर नैब कवानीन में जो तरमीम खत्म की उसके बाद 50 केसेस जो हैं अब वो दायरे कार से बाहर हो गए एहतसाब अदालत के। उन्होंने रेफरेंसेस वापस भेज दिए नैब को, और नैब पे इल्जाम लग रहा है कि अब नैब जो है वो रेलेवेंट केसेस रेलेवेंट फोरम पर भी नहीं भेज रही है। उसमें शहबाज शरीफ के केसेस हैं, हमजा शहबाज के हैं, राजा परवेज अशरफ के हैं, यूसुफ रजा गिलानी के, तमाम केसेस खत्म हो गए। तो इमरान खान ने जो बात की थी, तासुर तो मजबूत हो रहा है कि आप लोग आए इसीलिए थे कि नैब कवानीन में तरमीम करें और केसेस से जान छुड़ा लें। देखिए, ये एक इमरानी फैक्ट्री लगी हुई है इल्जामात की, जो कि आपका हक है आप उसको दोबारा दोहराते रहें। हमने इल्जामात पर नहीं चलना, हमने तो कानून और आइन पर चलना है, पूरी कोशिश करनी है, अल्लाह ताला हमारी मदद करे। तो ये जो कानून के मुताबिक अमल हो रहा है, अगर ये कोई गैर कानून है तो उस पर भी वाज़े होना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक शख्स, जो मैं फिर दोहरा दूं, अपने आप को अवामी नुमाइंदगी से जो है वो वापस ले चुका है, दस्तबरदार हो चुका है पार्लियामान से, उनकी इल्जामात की, उनकी तकरीरों की, वो ठीक है। पाकिस्तान में चूंकि जमहूरियत है तो हमें हर एक की बात सुननी है, लेकिन उनकी कोई कानूनी और आनी और कोई वजन नहीं है उस सारी। लेकिन खुर्रम साहब, आप कह रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक, क्या आप लोगों ने तो कानून ही बदल दिया है ना? और सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, कई लीगल एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं और हम भी ये पोजीशन लेते रहे कि नैब कवानीन में खामियां हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन कुछ चेंजेस जो इस नैब लॉ में की गई हैं वो तो बड़ी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। नहीं, कोई एक्सट्रीम नहीं है। नैब कानून में एक एक तरमीम उन फैसलों की बुनियाद पर की गई है जी, जो फसाद इमरानी के दौर में अदालतों ने दिए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिए थे, लाहौर हाई कोर्ट ने दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। नहीं, ऐसा नहीं है खुर्रम साहब, ऐसा नहीं है। मैं 2-3 मिसालें दे देता हूं आपको, मुझे मुकम्मल करने दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साद रफीक को जो जिस वक्त जमानत दी, उन्होंने कहा कि उनके बुनियादी इंसानी हकूक को कुचला गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह बात की, यूरोपियन यूनियन ने बात की कि वन साइडेड जो है वो प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद जो है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी तक ने कहा कि ये कवानीन गलत है। उसकी रोशनी में ही ये तरमीम हुई है। और जैसा मैं कहा, अगर तो उस तरमीम के बाद कोई गैर कानूनी अमल हो रहा है, लेकिन सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर हम इसको किसी तरह खुर्रम साहब, जरा मेरी बात थोड़ी तसल्ली से सुन लीजिएगा, क्योंकि कई आपके रहनुमाओं के खिलाफ जो नैब केसेस थे, हमने बड़े डिटेल में उस पर शो किया और हमने बताया कि कहां कहां ज्यादती आपके लोगों के साथ हुई है और क्या क्या अदालतें हुक्म देती रही हैं कि कौन कौन से नैब कवानीन को तब्दील करने की जरूरत है। लेकिन आप कह रहे हैं कि टोटली उनके मुताबिक हुआ है कोर्ट के फैसलों के, ऐसा नहीं है। मैं 2-3 मिसालें देता हूं आपके सामने। एसिड बियॉन्ड मीन के केस में कानून था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज पे होगा। आप लोगों ने, और सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा इस पे गाइडलाइंस है कि पहले एस्टैब्लिश करना है कि एसेट कितने का है, किसका है, इनकम कितनी है, और फिर बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज पर आएगा। आपने मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया और कहा कि नैब की जिम्मेदारी होगी साबित करना। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नहीं कहा कि आप कोई कदगन लगाएं कि 50 करोड़ से ऊपर का मुकदमा होगा तो ही नैब सुन सकेगी, लेकिन आपने ये 50 लगा दिए। यानी कि एक शख्स 10 मुख्तलिफ केसेस में 45 करोड़ की भी अगर करप्शन करे तब भी नैब उस केस को नहीं सुन सकती, क्योंकि वो 50 करोड़ का नहीं है। इसी तरीके से जो पब्लिक एट लार्ज की डेफिनेशन थी, 50 लोगों के हवाले से थी कि 50 लोगों का मामला है तो पब्लिक एट लार्ज गिना जाएगा, आपने उसको तब्दील करके 100 कर दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 22-26 लोग भी हो तब भी पब्लिक एट लार्ज होगा। तो यह कहना गलत है कि तमाम जो कवानीन में तब्दीली की गई है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक है। देखिए, आपकी एक राय है और आपने अपनी राय अपने नाज़रीन के सामने रख दी है, लेकिन ये आप याद रखें, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमेशा इल्जाम लगाने वाले पर है। और आप ये भी तो देखिए कि जितनी देर ये कानून राइज रहा, खास तौर पे अजाब इमरानी के दौर में, इस कानून का कितना बेदर्दी से, बेरहमाना और नाइंसाफी से इस्तेमाल किया गया कि 22 महीने हमजा शहबाज को जेल में डाला गया। उनके खिलाफ अभी तक सबूत का एक टुकड़ा नहीं कोई ला सका।
खुर्रम साहब, बेशक हुआ, इमरान खान पे ये भी बड़ा संगीन इल्जाम है कि नैब चेयरमैन को ब्लैकमेल करके उन्होंने बहुत सारे काम करवाए। ये बातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। हम बात करें कि कानून को आपने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि नैब अब बेसिकली उन पे खर्चा होगा अरबों रुपए का, लेकिन वो टूथलेस हो जाएंगे बिल्कुल। नैब का कानून इस वक्त ताजीरात पाकिस्तान के बराबर आ गया है। वो जो वायलेशन थी ह्यूमन राइट्स की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की, वो हमने खत्म कर दी है कि भाई जिस इल्जाम लगाने वाला उसने यह साबित करना है कि उसने ये अगर गैर कानूनी जराए से आमदनी बनाई है, तो उसकी, तो जो इल्जाम लगाने वाला जब तक नहीं बताएगा, ऐसा यही तो हमने। खुर्रम साहब, मैं आपको मिसालें देता हूं। आपके मुल्क में एफबीआर है, वहां पे भी यही है। अगर उनको लगता है कि आपने अपनी इनकम से ज्यादा असासे बनाए तो एफबीआर आपको पूछेगा कि ये कैसे आपने असासे बनाए। एनसीए उठा ले, बर्तानिया का कानून, नेशनल क्राइम एजेंसी, उनको भी अगर ये लगता है कि आपने असासे अपने इनकम से ज्यादा बनाए तो ये अक्यूज पे होगा बर्डन। देखिए, एनसीए के पास और दूसरे इदारों के पास लोगों को उठाकर नाइंसाफी से उनके बुनियादी हकूक कुचल कर उन्हें जेलों में सड़ते रहने रखने का इख्तियार नहीं है, और ये नहीं हो सकता। तो हमें यही देखना है कि पाकिस्तान के तनाजुर में जब ये कानून था जिसके अंदर सवाबदीद दी गई थी जेल में डालने की, उसका इंतहाई गलत, आप मुझे बताइए कि वो जो हमजा शहबाज के 22 महीने हैं वो जाया हुए, या शाहिद खान अब्बासी के 8 महीने हैं, बिफ्ता इस्माइल के 8 महीने, राना सनाउल्लाह को अकूबत खाने में रखा गया, वो महीने कौन वापस करेगा? खुर्रम साहब, ये बात दुरुस्त है कि अगर आपने रिमांड का पीरियड भी कम किया है, आपने रिमांड का पीरियड भी 90 दिन से कम कर दिया है, 14 दिन तक आपने कहा है केस 6 महीने में निपटाया जाए। ये वो शिकें हैं जिनको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ये इकदाम जरूरी थे नैब कवानीन में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी इलेक्शंस के लिए हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रही है और फवाद चौधरी ने कहा है कि 2 हफ्ते की मोहलत है। अगर इलेक्शंस का ऐलान नहीं किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए तैयार है। क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार अतहर काज़मी ने। अतहर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अतहर साहब, पहले एक लॉन्ग मार्च कर चुकी है 25 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिससे कोई नताइज उन्होंने उस वक्त हासिल नहीं किए। तनकीद भी हो रही थी कि कामयाब नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने खुद भी भरहमी का इज़हार किया। अब जो ये कह रहे हैं कि एहतजाज करेंगे, क्या वाकई इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का इरादा है या प्रेशर टैक्टिक है, दबाव बढ़ा रही है तहरीक इंसाफ हुकूमत पे सिर्फ? देखें, कल जो कोर कमेटी का इजलास वगैरह हुआ उसके अंदर तो ये चीज़ बिल्कुल डिस्कस हुई है कि मार्च करने का इरादा है, तैयारी करने की खान साहब ने हदायत भी दी है। कहा है कि आप सब लोग तैयारी करें, अपनी तंजीमों को फ़ाल करें और इस हवाले से मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। और एक और चीज़ जो मैं आपके साथ कंफर्म कर सकता हूँ, जो इस तरह की खबरें आ रही थी कि खान साहब ने वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर बरहमी का इज़हार भी किया है कि कुछ लोग मेरे पीछे से जाके इस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं, और वहाँ पे बैठे हुए लोगों ने खान साहब से कहा कि जनाब उन लोगों का आप नाम भी बता दें कि वो कौन लोग हैं। खान साहब ने नाम तो नहीं बताया, लेकिन वहाँ पे ये बात हुई कि खान साहब ने गुस्से का इज़हार किया, नाराज़गी का इज़हार किया कि कुछ लोग मेरे पीछे से जाके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कर रहे हैं, आप लोग मुझे अंडरमाइन कर रहे हैं, जो भी ऐसा कर रहा है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे तो ये चीज़ बिल्कुल ज़ाहिर है कि खान साहब की जमात के अंदर दीगर लोगों से भी राब्ते हो रहे हैं, और वो किस लिए हो रहे हैं? वो इसीलिए हो रहे हैं कि कोशिश है कि बात इस लॉन्ग मार्च तक ना आए, इस नहज तक सूरत हाल ना पहुँचे। लेकिन पीटीआई की पूरी तैयारी, और खान साहब अपना जहन बना चुके हैं कि अगर इंतखाबात की तरफ चीज़ें नहीं जाती हैं, किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, तो फिर वो चाहते हैं कि फिर हम लॉन्ग मार्च करें। कल ये भी खबर आई है कि जो तंजीमें हैं उनको फाल करने का कहा है, ये भी कहा है कि जो पहले गलतियां हुई हैं वो दोबारा ना हो। लेकिन ये जो अभी सैलाब की वजह से साउथ पंजाब मुतासर है, KP के कुछ अजला मुतासर हुए हैं, सिंध में है, तो इसके बावजूद भी इमरान खान साहब इस वक्त कॉन्फिडेंट है कि बड़े पैमाने पर लोग निकलेंगे बाहर। देखिए, वो ये समझते हैं कि जो GT रोड का आपका सारी बेल्ट है ना, यहाँ से लाहौर तक, वहाँ तक तो कोई ऐसा मसला नहीं है। दूसरी तरफ KP के भी के वो इलाके जहाँ से लोगों ने आना है, वहाँ पे भी कोई मसला नहीं है। तो वो ये समझते हैं कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे और इस दफ़ा रास्ते में वो रुकावट नहीं होगी जो पिछली दफ़ा पंजाब की पुलिस ने डाली थी। तो फैमिलीज़ और ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग अपनी गाड़ियों में पहुँच सकेंगे। तो उनके जहन में तो ये है कि लोग बड़ी तादाद में आएंगे। अच्छा अतहर, ये बताइएगा, क्योंकि पिछले 4 महीने से इमरान खान साहब हुकूमत के अलावा एस्टैब्लिशमेंट पे भी दबाव बढ़ा रहे थे। अब उनकी तकारीर में हमें कुछ लचक नजर आई है, बल्कि उन्होंने तो अब ये कहा भी है कि जब तक अगले इंतखाबात नहीं होते, चीफ जो है वो अपनी पोजीशन पर रहे, नई पार्टी जो भी मुंतखब होकर आएगी फिर वो ऐलान करें नए चीफ का। लेकिन इससे इमरान खान को फ़ायदा होगा, PTI को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि आज भी लंदन में मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने भाई नवाज शरीफ से,
और फैसला तो हुकूमत ने करना है, हुकूमत जब चाहे फैसला कर सकती है, और अगर हुकूमत का फैसला इमरान खान से बरक्स होता है तो फिर क्या होगा? तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, नुकसान होगा इसका? देखिए, ये खान साहब ने एक बड़ा स्मार्ट किस्म का सियासी मूव लिया है। उन्होंने बता दिया कि भाई इस्टेब्लिशमेंट से मुझे कोई इशू नहीं है, यही इस्टेब्लिशमेंट रहे, इसके होते हुए भी जो इंतखाबात होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे। असल इशू ये है कि ये लोग जो हुकूमत में हैं इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और अब जिस तरीके से हुकूमत सियासत कर रही है वो खान साहब के बयानिए को तकवीत दे रही है कि एक ऐसा शख्स जो सज़ा याफ्ता है, पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब है, वो ये कह रहे हैं कि हम उससे मुशावरत करके अगले आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे। तो ये तो प्ले कर रहे हैं खान साहब के हैंड्स में। तो खान साहब का वो जो बयानिया है कि इन लोगों के पास इतनी लेजिटिमेसी नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से मुझे कोई इशू नहीं है, तो मेरे ख्याल में इमरान खान के अपने बयानियों को नुकसान नहीं होगा? क्योंकि वो तो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेके चल रहे थे, और अब वो कह रहे हैं कि जिनके ऊपर वो तनकीद कर रहे थे उन्हीं के अंडर वो समझते हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात भी हो सकते हैं। देखिए, खान साहब का जो वोटर है वो ऑर्गेनिक, जो ज़्यादातर उनका वोटर है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे वो इसीलिए तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनको ये तासुर था कि इस्टेब्लिशमेंट शायद PDM की हमायत कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े पैमाने पे इससे उनको कोई नुकसान होगा, बल्कि मुझे लगता है कि ये अच्छा एक उनका सियासी मूव है। बहुत बहुत शुक्रिया। अतहर काज़मी हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, हम करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद एक और अहम खबर पर बात करेंगे। ब्रिटिश हाई कमिश्नर हमारे साथ शो पर मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बरतानिया पर तवील तरीन अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलका एलिजाबेथ दोयम का जनाजा कल वेस्टमिंस्टर एबी में होगा, जिसके साथ ही ऑपरेशन लंदन ब्रिज और 10 रोज़ा कौमी सोग अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। मलका एलिजाबेथ दोयम का इंतकाल 8 सितंबर को हुआ था, जिसके बाद उनकी मैयत की मुंतकली, जनाजे और कौमी सोग के लिए पहले से तयशुदा मनसूबा लंदन ब्रिज एक्सरसाइज ऑपरेशन हो गया था, जिसमें मलका एलिजाबेथ दोयम की वफात के बाद के तमाम प्रोसीजर्स की तफसीलात तय कर दी गई थी। एक अंदाजे के मुताबिक मलका के जनाजे पर 90 लाख पाउंड खर्चा होगा। कहा जा रहा है कि मलका के जनाजे में इतना बड़ा इज्तिमा होगा जिसकी मिसाल गुज़िश्ता कई अशरों में दिखाई नहीं देती। मलका के जनाजे में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान समेत सैकड़ों अहम शख्सियात शरीक होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के वज़ीर आज़म के अलावा कॉमनवेल्थ ममालिक के कई सरबराहान भी मलका की आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी मलका एलिजाबेथ दोयम के जनाजे में शिरकत के लिए लंदन में मौजूद हैं। इसके अलावा हज़ारों अफराद मलका एलिजाबेथ दोयम को अलविदा कहने के लिए सड़कों पर हैं, जिसके लिए कई मील तक कतारें मौजूद हैं। जबकि कल दुनिया भर में करोड़ों लोग इस जनाजे को टेलीविज़न और इंटरनेट पर बराह रास्त देखेंगे। कल रात शहजादा विलियम और शहजादा हैरी समेत मलका के दीगर पोते पोतियों और नवासियों ने मलका के ताबूत के पास खड़े होकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मलका एलिजाबेथ दोयम का दौरे हुक्मरानी 70 साल तवील था। इनकी मीरास एक मजबूत खातून के तौर पर सामने आई। उनके इंतकाल से बरतानवी अवाम के लिए एक अहद का इख्तिताम हुआ है, जिसके बाद उनके बेटे किंग चार्ल्स सोम बादशाह बन गए हैं। और अब देखना होगा कि किंग चार्ल्स के दौर में बरतानिया में बादशाहत का मुस्तकबिल क्या होगा। मलका एलिजाबेथ दोयम की आखिरी रसूमात और उनकी लेगेसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने। मिस्टर टर्नर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। My pleasure to be with you, Shazad. So, Mr. Turner, it is going to be a big day tomorrow. Queen Elizabeth II died on 8th September, and the mourning and the procession that followed her death will end tomorrow after her funeral. And I've been going through the list. Many world leaders, dignitaries, they will be attending the funeral. Thousands will be on the street. Millions will be watching on TV. How big is this event going to be? And what does it mean to the people across the world, and especially to the people of UK? Well, Shazad, it's one of the biggest, I think, moments in the modern history of our country. Of course, Her late Majesty the Queen, she lived for 96 years, 70 of those on the throne, the longest second longest reigning monarch in history. We think the funeral tomorrow is probably going to be the largest televised event in history. For us, it's like organising over 200 state visits at the same time with all the world dignitaries that are flying in for it. And it'll mark the end of 10 days of national mourning, where Britain really has stopped and has focused on nothing else but paying its respects to the late Queen. And obviously her reign was during the time where the world was changing very drastically, UK drastically, and she had to adapt to it, and she did very well. She changed the image of the royal family. She was she had more public and TV appearances as well. So how do you see her legacy of the 70-year reign? Well, I think there's two things, Shazad. I mean, it's extraordinary that actually she never gave a TV interview.
which for a journalist like you might seem amazing, although she was a huge public figure and across the world we knew her, of course. But she had in TV Britain, appearances, not She had interviews. appearances, but she never gave an interview, and I think that's the secret to the first thing, which is, as you say, her constancy in a time of change. She came to the throne in 1952, Britain still had an empire, it was just after the Second World War, and in that period, think how much the world has changed. The empire is gone, she led the way through the Commonwealth to a very different modern world, to really a community of nations. We describe her as our best diplomat. She traveled all over the world, but she was a constant when everything else was changing. The internet, social media, different social attitudes, modern Britain, a much more cosmopolitan and diverse place. So I think that was the first part of her big legacy, was her continuity. There is a second thing as well, if I may, which is about the values she represented. And hers was a life of duty and of service to others. And in all of the issues we faced, she emphasized coming together, respecting one another, and listening to differences. And I think it was a big part of her power and of her strength as a leader of the country. And as a constitutional monarch, I guess there was a balance in her position. If I ask you who was her favorite prime minister, and perhaps there were 15 of them, we don't know who was her favorite prime minister or who wasn't. She never revealed it, and she never revealed her views on the big political issues of the day, whether that's Brexit, anything else. She had to be very, very careful. She was, if you like, above politics, and as such, she could lead the people through all of that change. Had no role in policy making or stuff like that, as you said, Brexit. None at all. Yeah, and you had interactions with her. How was that experience? So I did as her official representative here in Pakistan, and of course previously in my other ambassadorial jobs, I was High Commissioner in Kenya. I had the honour to meet her, to interact with her, and you know we're supposed to never reveal the intricacies of our meetings with her, but I'm sure it's no secret to share. She was wonderfully well informed, an incredibly hard-working public servant, and quite a keen sense of humour, as is well recorded. You remember at the London Olympics when she had that sketch with James Bond. She wasn't above being able to laugh at herself and her own position. So a remarkable leader, and I think it's why at this time it's a tough time for both countries, for Pakistan, for the UK, as we mourn her loss, as you respond to the floods. I think it's why we're feeling that quite a profound sense of grief as a country. And I was just going through her messages. One of her last messages was about Pakistan and the floods and the destruction and the tragic loss of life that is caused by the floods. And she says in her statement to the President of Pakistan that I'm deeply saddened to hear of the tragic loss of life and destruction caused by the floods. Her thoughts are with those people who are affected in the floods. Yes, it's a lovely thing, isn't it? I mean, of course, she visited Pakistan twice officially. Once in the 60s and last time was 1997. That's right, 61 and 97, both quite big visits, major moments. I have many people who come up to me and remember talking to her and meeting her at those. And one of her very last official messages is that one you read out, where she was moved by the floods, concerned about the impact on the people of Pakistan, and wrote in solidarity to His Excellent Presidency, President Alvi, to express her message of concern, and only days later, sadly, she passed away. And what were her views about Pakistan? Because when she visited Pakistan, Pakistan was already a former colony. It was a part of Commonwealth states. So what were her views about Pakistan? Well, I think, because she was above politics, she wouldn't have commented on international affairs in that sense. But it's very clear she had a deep affection for the country. Those sorts of ties, you know that I always say, hum ek saath hain. You know, we are very closely bound together, and she recognized that. She knew that we have 2% of our population are British Pakistani. Of course, her son, now King Charles III, he most recently visited in 2006. He also wrote a message to the country after the floods and expressed his solidarity and made a personal donation to the floods appeal. And then, of course, as most viewers will know, we had a visit from the now Prince of Wales. William and Kate came and visited in 2019. So it shows over time those strong links between the two countries are really as solid as ever. And what kind of messages have you received from the leaders in Pakistan? How have they reacted to the sad demise of Queen? Well, I've been very humbled, Shahzad. On the first day of official mourning, I was able to receive at my residence
to sign the Book of Condolences, the President, the Prime Minister, the Chief of Army Staff, the Foreign Minister. We've had representatives from right across the political spectrum, Parliament, business leaders, faith leaders, all of whom have come, and they've written quite personal messages in the condolence book about what Her Majesty meant to them. I think, as you pointed out, it's a very different world to the one that she came to as Queen in 1952, a very different world than the one she visited in 1961. She was only, what, 34, 35 then, years of age. So it's a recognition that we're now two countries of equals, we're partners, it's a modern partnership, but I think people recognize that remarkable life of service and duty that she represented. I was recently speaking to Inzamam ul Haq, former Pakistan Test cricket captain, and this was on air, and he met Queen in 1997, and they all had to say very good things about her. So it's an end of an era, a new era starts. King Charles III has taken over, and the transition is very smooth. Everything after London Bridge operation, it's very smooth, and probably you can shed some light on that as well. So the transition so far has been smooth, but how do you see the progression of constitutional monarchy in the changing times? Well, you're right, this London Bridge exercise, that was our code word for the death of the monarch, and it's been in preparation and practicing for many, many years. Ambassadors like me, we have the preparations ready to go, and of course, sadly, we had to finally do that. The 10 days of official mourning is actually a very long period. You may have seen pictures. Everything is decided from step by step, how the news is going to be relayed. Down to the tiniest detail, the movement of her coffin, where she lies in state, and these extraordinary crowds. People are queuing for 24 hours overnight in the cold and rain to see her. Just yesterday, one of our most famous footballers, David Beckham, stood in the queue for that length of time to pay his respects. My parents went. I mean, I would have gone if I had been there. There's a real sense of the country coming together. King Charles III, as he is now known, he immediately has ascended to the throne. His coronation will be probably somewhere next year. Somewhere spring next year, I think, spring. A due period of time after the funeral, and time to prepare for that will also be a very big event. And his monarchy, as hers, it will be different. It will evolve and change and adapt to the modern times, but I think he has shown he is a man of also deep compassion, of hard work, and who cares about the issues like climate change, as Pakistan knows better than most, that the world is facing. Yeah. Thank you very much, Kristen Turner, for being on the show. Thank you very much. Thank you. Pleasure to. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही. शो से इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.